हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग इकाई 6 के अंतर्गत वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है क्लास 10 के लिए। तो इसमें हम लोग जान सकेंगे कि वैश्वीकरण जो है ये क्या है, वैश्वीकरण का कंसेप्ट कब भारत में आया, वैश्वीकरण के आने से, वैश्वीकरण की अवधारणा के आने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और एक आम आदमी के जीवन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इन सारी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। हम लोग फिर जान सकेंगे कि मॉल की अवधारणा क्या है। जैसे कि आपको इन चित्रों में दिखाई दे रहा है, ये मॉल है। तो मॉल की अवधारणा क्या है, मॉल से कैसे हम लाभान्वित होते हैं, और हम लोग जान सकेंगे कि वैश्वीकरण के जो कंपोनेंट है, वैश्वीकरण के जो अंग है, इसको हम लोग जान सकेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। देखिए, ये बिहार टेक्स्ट बुक से संबंधित है, ये बिहार बोर्ड से संबंधित है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका ही अध्ययन करना है। तो हम लोग इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। चलिए, वैश्वीकरण को जानने से पहले हम यहाँ पे आपको कुछ चित्रों को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, दाएं तरफ मारुति की ये कार है, और फिर आप देखिए टाटा मोटर्स की कार दिखाई दे रही है, फिर हुंडई की है, फिर M&M की है, महिंद्रा ब्रदर्स की है, और यहाँ पे टोयोटा, फिर होंडा और फिर फोर्ड, ये जनरल मोटर्स। तो हमें यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो कारें हैं ये क्या सभी देसी कंपनी की कारें हैं, मतलब सभी भारत में ही बनती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कारें आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग देशों की कारें हैं। मैं इसे अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या ये कारें जो हैं भारत में दिखाई देती हैं? हाँ, ये भारत में भी दिखाई देंगी, भारत की सड़कों पे भी दिखाई देती हैं और विदेशों में भी। तो मारुति जो है, ये मारुति जो आपको मारुति की जो कार है, मारुति जो कंपनी है, ये कंपनी जो है भारत की है। ठीक, फिर टाटा मोटर्स भी भारत की कंपनी है, लेकिन हुंडई जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और M&M भी जो है ये भारत की कंपनी है। लेकिन आपके को इसके बाद जो टोयोटा जो कंपनी, ये क्या है, जापान की कंपनी है। फिर होंडा भी जापान की कंपनी है। तो ये फोर्ड और जनरल मोटर्स जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये कारों की कंपनी है, कारें और अन्य चीज़ें बनाती हैं। तो ये जो है ये भारत की नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की कंपनियां हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि ये अलग अलग देशों की कंपनियां जो ये कारें बना रही हैं, तो ये भारत में कैसे आ जाती हैं, या भारतीय जो कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स, मारुति, इन कंपनियों की कारें जो हैं दूसरे देशों में कैसे चली जाती हैं? तो ये जो है ऐसा संभव हो पाया है, इसका कारण यही है कि वैश्वीकरण में होता ये है कि पूरी दुनिया की, मतलब जो अर्थव्यवस्था जो है, बाजार जो है, इसको मुक्त कर दिया जाता है। तो इन्हीं तथ्यों का अध्ययन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखी हुई जो बातें उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गत शताब्दी के 9वें दशक से विश्व बाजार में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब देखिए, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन ये जो है, ये पुस्तक जो जब प्रिंट हुआ है, ये अभी 2020 से पहले का प्रिंट है। तो 2020 से हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 2019। तो गत वर्ष मतलब होता है पिछला वर्ष। तो 2019 में मतलब 19वीं शताब्दी के 9वें दशक, शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है, 9 दशक मतलब 10 वर्ष होता है। तो 9वें दशक मतलब 90, यानी कि 19वीं शताब्दी में, मतलब लगभग 1990-91 के आसपास जो ये वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट आता है पूरी दुनिया में, तब जाके ये जो उस समय होता ये है कि बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र, राज्य और देश की सीमा को लांघकर पूरी दुनिया हो गई। मतलब बाजार को खोल दिया गया, पूरी दुनिया के, विश्व के बाजार को खोल दिया गया। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक देश यहाँ है, दूसरा देश यहाँ है, तीसरा देश यहाँ पे, चौथा देश यहाँ पे है। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, अपने ही देश के लोगों को उसको उपलब्ध कराएगा, ये अपना बनाएगा, इसके देश के लोग इसका उपभोग करेंगे, ये अपना बनाएगा, सभी अलग अलग बनाएंगे। लेकिन 1990-91 में होता ये है कि इसकी अर्थव्यवस्था को, इस बाजार से जोड़ दिया गया, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको उत्पादित हो रहा है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो यहाँ भी मिलेगा, तीनों चारों जगह मिलेगा। यानी कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की जो बाजार है, उसको आपस में खुला
छोड़ दिया गया, यानी कि सबको एक दूसरे से मुक्त कर दिया गया कि आप जहां चाहो अपना व्यवसाय संपन्न करा सकते हो। तो इस प्रकार वैश्वीकरण का कंसेप्ट आता है। तो इसमें होता यही है कि जो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया, मतलब एक दूसरे के लिए खुला कर दिया गया। तो व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो हमें याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश की सड़कों पर केवल कुछ चुनिंदा नाम की, जैसे आप देखे होंगे मोटरसाइकिल में राजदूत और एचडी तथा कार में फिएट तथा एम्बेसडर की कार ही चलती थी। लेकिन आज देखिएगा तो छोटे से शहर की सड़कों पर भी नई नई किस्म की गाड़ियां चलने लगी हैं, जिसका निर्माण बाहर के देशों में होता रहा है। इसी प्रकार किसी सामान्य दुकान पर भी आप जाएं तो वहां पे देखेंगे उपभोक्ताओं के लिए सभी वस्तुएं सुलभ हैं, मतलब जो आपके देश में देसी उत्पाद है सो भी और विदेशी उत्पाद सो भी, सारी चीज़ें एक ही दुकान में आपको मिल जाएंगी। तो अब छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। तो मॉल क्या होता है, जैसे कि हम लोग शुरू में ही पिक्चर में देखे हुए थे, मॉल एक मतलब एक ही छत के नीचे छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे जब उपलब्ध होती है तो ऐसी जो बिल्डिंग होती है, ऐसा जो शॉपिंग स्थल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल या मॉल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि मॉल की जो अवधारणा है ये वैश्वीकरण की ही कंसेप्ट के अंतर्गत है। तो सड़कों पर विभिन्न कंपनियों देशों द्वारा निर्मित बड़ी छोटी गाड़ियां, दुकानों पर सामान्य उपयोग की समस्त वस्तुएं, समान उपयोग में आने वाली मोबाइल, टेलीविज़न आदि भी देश के बाजार में उपलब्ध होने लगी है। इस तरह के परिवर्तन जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में बनी वस्तुएं सामान्य रूप से सभी जगह उपलब्ध होना, यही है वैश्वीकरण का परिणाम। तो मॉल क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मॉल की अवधारणा क्या है, मॉल को और अच्छे समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो भारतीय उपभोक्ता बाजार, अब उपभोक्ता बाजार क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं से युक्त, मतलब घरेलू उपभोक्ताओं से युक्त एक बाजार जो अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपभोग के लिए सामान खरीदते हैं, तो जहाँ वो स्थल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बाजार बोलते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता की जो भी चीज़ें प्राप्त करते हैं उसके लिए जो बाजार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बाजार बोलते हैं। तो भारतीय उपभोक्ता बाजार में मॉल जो है नई अवधारणा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कारण देश के हर छोटे शहर में छोटे या बड़े पैमाने पर ऐसा उपभोक्ता बाजार बनने लगा जिसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी चीज़ें मिलने लगी। ऐसे ही बाजार को जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी और बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है उन्हें मॉल कहते हैं। देखिए, छोटी छोटी मतलब जैसे आपको एक सुई भी खरीदनी होगी ना तो मॉल में मिल जाएगा, और आपको अगर एक बड़ी सी मशीन कोई खरीदनी है या कार ही खरीदनी है, ये भी आपको मॉल में उपलब्ध हो सकेंगे। तो मॉल में जैसे अपने यहाँ के जो मॉल है उतने डेवलप नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हर एक सुविधा की चीज़ होती है। वहाँ पे आपको तो सिनेमा घर भी होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। आप वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाएं, एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, आप जो भी सोच के जाएंगे सारी चीज़ें हैं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती हैं। क्योंकि मॉल के मालिक जो होते हैं आखिर इतना चीज़ रखते हैं और फिर उतना सस्ता भी, मतलब वहाँ पे सामान जो है बाज़ार से कम कीमत पर भी उपलब्ध होते हैं, या कम कीमत पर उपलब्ध नहीं है तो तरह तरह के आकर्षक उपहार भी वहाँ पे मिलते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो मालिक होते हैं काफ़ी मतलब पैसे वाले होते हैं, और वो सामान जो करते हैं थोक भाव में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं। इससे उनको क्या होता है कि थोड़ा सा राहत मिलती है। चूँकि मॉल के मालिक या व्यवस्थापक के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं की खरीद की जाती है, इसलिए वे अपेक्षाकृत कम लागत लगने के कारण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उनकी ऊंची खरीद पर अनेक आकर्षक लुभावने पुरस्कार देने की योजना बनाते हैं। उपभोक्ता बाजार में मॉल के प्रादुर्भाव से यद्यपि उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे आकर्षक कीमत पर वस्तु मिलने से लाभ होता है, वहीं भारत जैसे देश में छोटे छोटे व्यापारियों की बिक्री कम होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। मतलब ये हुआ कि मॉल के आ जाने से, मॉल जैसी अवधारणा के डेवलप हो जाने से हम उपभोक्ताओं को एक तो फ़ायदा ये है कि हम एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हम खरीद सकेंगे, हमको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, एक ही जगह जाके सारी अपनी आवश्यकता की चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश में देसी जो व्यापारी हैं, देसी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो व्यवसाय होता है वो चौपट होने की कगार पे चले जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण के अंतर्गत ये मॉल का ये फिगर इसमें भी दिखाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये कई मंजिला है, इसमें उपभोग की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक ही छत के नीचे। फिर हम लोग अब आते हैं मूल जो हमारा जो ये शीर्षक है, जो वैश्वीकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हम लोग और ब्रीफली जानेंगे और इसको गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। देखिए, उदारीकरण और निजीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अभी पिछले कुछ वर्षों से होने लगा है। अब उदारीकरण और निजीकरण भी हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग उदारीकरण और निजीकरण समझ लेते हैं। देखिए, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन होता है, और उदारीकरण को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। यानी कि निजीकरण में होता यह है कि निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत ये जो है स्वामित्व प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई संस्थान है, मान लीजिए सरकार की ये संस्थान सरकारी प्रतिष्ठान है या निजी है, तो अगर निजी प्रतिष्ठान है उस पे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, उनके मतलब हैंड में उसका स्वामित्व होता है, उसका प्रबंधन होता है। लेकिन कोई सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी कंपनी है, तो उसको किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे देना, निजी क्षेत्र के द्वारा इस तरह के उद्यमों पर पूर्ण रूप से, मतलब इसमें उसको या तो वो पूरी खरीद कर ले या उसमें का कुछ अंश खरीद कर ले, मतलब कुछ अंश उनके मतलब हिस्से में आ जाए, यानी कि कुछ अंश का भुगतान वो कर सके। मान लीजिए 100 रुपये की कोई उद्यम है, तो उसमें 50 रुपया अगर निजी व्यक्ति का इसमें इन्वेस्ट हो गया, तो हम इस संस्था को क्या बोलेंगे कि इसको बोलेंगे इसका निजीकरण हो रहा है। या 100 रुपये ही वो लगा के इसको अपने आधिपत्य में ले ले, तो हम कहेंगे इस संस्था का क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, जो प्रतिष्ठान है, जो कंपनियां हैं, उस पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। किसके द्वारा, तो निजी क्षेत्र द्वारा। निजी क्षेत्र के जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्यम है उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से उसको उस स्वामित्व को अपने हाथ में ले लेता है और उसका प्रबंधन खुद से करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, निजीकरण। उदारीकरण में क्या होता है, उदारीकरण में होता ये था, आप ऐसे समझिए कि पहले क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दुकान है, पूरे गांव में एक दुकान है, तो जिनको भी खरीदारी करनी है, जिनको भी क्रय करना है, उसी दुकान पे जाएंगे। अब चूंकि इस दुकानदार को पता है कि ये जो लोग हैं मेरे पास ही आते हैं, इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो ये वस्तुओं की कीमत बढ़ा के भी आपसे वसूल कर सकता है, यानी कि ये अपनी मनमानी कर सकेगा। लेकिन हम एक और दुकान यहाँ पे लाके यहाँ पे स्थापित कर दें और यहाँ पे ये थोड़ा सा इससे, मान लो ये ए दुकान है, तो ये बी दुकान जो है इससे थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट देना शुरू कर दे, तो इसके जो ग्राहक है ये टूटेंगे, यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो है इन दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी, इसका जो रेट बढ़ा हुआ था वो क्या करेगा, अब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वो घटाएगा, क्योंकि इसका सेल जो है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब ये दोनों का प्रतिस्पर्धा से होता ये है कि मतलब दोनों के सेल जो है, मतलब जो वस्तुओं के मूल्य जो निर्धारित करते हैं, इनमें बैलेंस रहता है। तो इसका जो अंतिम लाभ होता है वो किसको होता है, उपभोक्ता को ही होता है। फिर एक और दुकान यहाँ पे आ जाए, कोई और उद्यम यहाँ पे स्थापित हो जाए सी, तो इन दोनों से सस्ता अगर देना शुरू कर दे, चाहे वो सस्ता 1 रुपये का ही हो, तो 1 रुपया ही सस्ता करे, फिर भी यहाँ से इसके ग्राहक जो यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे उदारीकरण में क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि ऐसे अनेक दुकानों को, अनेक उद्यमों को यहाँ पे व्यवसाय लगाने के लिए, उद्यम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मौका देते हैं। अब कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए भारत में पहले जो जितनी कंपनियाँ थी, अभी उससे ज़्यादा कंपनियाँ स्थापित हो रही हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि जो कंपनियों को स्थापित होने में जो लाइसेंसिंग की जो समस्या होती है, कोटा जो होती है, इसमें तरह तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन सभी प्रतिबंधों को हम जब हटा लेंगे तो कंपनियां यहाँ पे आएंगी। तो उदारीकरण में होता यही है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों, जैसे सरकार जो होती है, कोई भी कंपनी है, कोई भी उद्यम है, कोई भी व्यवसाय है, तो उसे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं नियंत्रित करने के लिए।
तो उन नियंत्रणों को हटाने के लिए, प्रतिबंधों को हटाने के लिए हम लाइसेंसिंग को और आसान कर देते हैं, कोटा को और आसान कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, तो ये उद्यम जो होते हैं यहाँ पे स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। मतलब हम कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रित किए कि भाई हम आपको मतलब लाइसेंसिंग में जो समस्या हो रही है उसको हम कम करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे जब अनेक कंपनियां भारत में आएंगी तो जो किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही तरह की सामग्री के लिए अलग अलग कंपनियां आपको उत्पादन देंगी, तो उनके मूल्यों पे जो होगा ये बैलेंस रहेगा और इससे अंतिम रूप से लाभ जो होगा वो किसको होगा, उपभोक्ताओं को ही होगा। तो आप ये समझ गए कि निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है। तो हम फिर आते हैं मूल बिंदु पे। देखिए, उदारीकरण और निजीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सभी अभी पिछले कुछ वर्षों में होने लगा। वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। देखिए, यहाँ पे वैश्वीकरण में हम सभी राजनीतिक पक्ष को भी शामिल करते हैं, सामाजिक पक्ष को भी शामिल करते हैं, आर्थिक पक्ष को भी शामिल करते हैं, सांस्कृतिक पहलू, सारी चीज़ों को हम शामिल करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये बातें आ रही है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलू को भी शामिल करना वैश्वीकरण में। जैसे जब दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, दुनिया के बाज़ारों को मुक्त कर दिया गया, तो हम दूसरे देशों से केवल प्रोडक्ट ही नहीं लाते हैं, बल्कि हम एक सोच भी लाते हैं, एक अवधारणा भी लाते हैं। जैसे वहाँ की राजनीतिक स्थिति जो है, दूसरे देशों में जो राजनीतिक स्थितियाँ जो है, राजनीतिक पहल जो है, राजनीतिक अप्रोच जो है, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी उसका भी प्रभाव अपने देश पे पड़ा, दूसरे देशों पे पड़ा। फिर सामाजिक, मतलब वहाँ के लोगों के जो सामाजिक स्थितियाँ कैसे मतलब उनका रहने की जो आदतें हैं, उनके मतलब दिनचर्या कैसी है, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, किस तरह के पहनावा परिधान धारित करते हैं। फिर हम उनकी आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उनको भी, और फिर सांस्कृतिक, किस तरह के संस्कृति को अपनाते हैं, इन सारे का प्रभाव वैश्वीकरण से मतलब सामने आया। इन सभी का प्रभाव वैश्वीकरण के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। किंतु यहाँ हम वैश्वीकरण की अवधारणा को केवल हम यहाँ पे, चूँकि हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम केवल इसके आर्थिक पहलू की ही यहाँ पे बात करेंगे, आर्थिक पहलू को समझने का ही प्रयास करेंगे। तो देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण, देखिए वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। अब देखिए, इसमें कुछ जटिल शब्द दिए हुए हैं, जैसे एकीकरण, समन्वय। मतलब समन्वय का मतलब होता है कि एक दूसरे, मान लीजिए दो फैक्टर है, यहाँ पे दो देश है, तो इनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब इनमें आपस में बातचीत होते रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत होते रहना चाहिए, मतलब वार्तालाप होते रहना चाहिए। फिर अगर कोई उत्पादन का कार्य है तो उनमें भी मतलब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं को लाते हैं, अगर हम मान लीजिए अगर हम राफेल ला रहे हैं दूसरे देश से अपने देश में, तो केवल राफेल ही नहीं लाते हैं। अगर मान लीजिए उसमें छोटी मोटी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसको ठीक कराने के लिए उस देश में थोड़ी लेके जाएंगे, हम वहाँ से तकनीक भी लाते हैं, हम वहाँ से प्रौद्योगिकी भी लाते हैं। तो हमारे जो दो देशों के बीच जो सौदा होती है, जो पार्टनरशिप होती है, चाहे किसी उत्पादन के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए जब अनुबंध होता है, तो उसमें केवल वस्तु के लिए नहीं होता है, बल्कि उसके टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के लिए भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि हम जो समन्वय और एकीकरण कर रहे हैं, तो उसमें वस्तुओं और सेवाओं, यानी वस्तु के लिए भी कर रहे हैं, सेवाओं के लिए भी कर रहे हैं, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी हम जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मशीनें जो होती हैं क्या करती हैं, हमें हमारे कार्य को आसान बना देती है। अब उन मशीनों में क्या सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, मशीनों में उनके कार्य करने की गति क्या है, कार्य करने के तरीके क्या है, कैसे वो काम करती है, तो ये सारी चीज़ों का जो हम एक साथ लाते हैं,
जब हम उसको मतलब उसमें टेक्निक क्या यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जब समाहित करते हैं, मशीनों को इसमें समाहित करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो प्रौद्योगिकी का मतलब आप समझिएगा टेक्नोलॉजी, पूंजी, श्रम एवं मानवीय पूंजी। हम जब वैश्वीकरण का ये दौर है, तो हम देखिएगा कि आज के समय में हमारे यहाँ से बहुत से मजदूर, चाहे वो कुशल श्रमिक है चाहे अकुशल श्रमिक है, दूसरे देश में भी जाके मतलब कार्य करते हैं। तो ये वैश्वीकरण के इस कारण ही संबंध मतलब हो पाया कि निर्बाध रूप से इन सभी का प्रभाव होता है, यानी कि सेवा हो, वस्तु हो, पूंजी हो, श्रम हो, चाहे मानवीय पूंजी हो, इन सभी का निर्बाध आना जाना, निर्बाध प्रवाह जो है, ये वैश्वीकरण के कारण ही हो सका। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रैंको मिलनोविक जो है, उन्होंने कहा था कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार का स्वतंत्र प्रभाव होता है। जैसे हम लोग वैश्वीकरण को अगर हम समझें तो बाज़ारों को खोल देना होता है। बाज़ारों में हम क्या करते हैं, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन और उसका क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन इनके द्वारा ये बातें कही गई कि केवल वस्तु नहीं, इसमें पूंजी भी है, वस्तु भी है, प्रौद्योगिकी भी है, लोगों के विचार को भी, मतलब जो आइडियाज़ है उसका भी स्वतंत्र प्रवाह होता है। तो वैश्वीकरण का अब व्यापक तौर पे अब इसका डिफिनीशन देखिएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती है, यानी कि पूंजी भी, वस्तु भी, प्रौद्योगिकी भी, लोगों के विचार, ये सारी चीज़ों का इसमें स्वतंत्र प्रभाव होता है। अब कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक हो या कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आती है। अगर केवल मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आंशिक मतलब वैश्वीकरण ही बोलेंगे। वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीक, सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के देश एवं लोग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में केवल वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बाजारें केवल वस्तुओं या सेवाओं के लिए नहीं खुली जाती है, बल्कि ये मतलब व्यापक रूप में खुली होती है। पूंजी का भी आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान होता है, यहाँ पे मानव श्रम का भी आदान प्रदान होता है, तकनीक का भी आदान प्रदान होता है। एक देश से दूसरे देश के भी मतलब इस सारी चीज़ों का निर्बाध रूप से मतलब बिना किसी रुकावट के ये क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पे एक और अवधारणा यहाँ पे है, जो वैश्वीकरण जो है ये निजीकरण और उदारीकरण का ही मतलब क्या है, परिणाम है। क्योंकि निजीकरण में हमने क्या किया, प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया। उदारीकरण में हमने क्या किया कि अधिक लाइसेंसिंग की मतलब जो समस्या थी, कोटा जो था उसमें तरह तरह के जो प्रतिबंध थे उसको हटाए। तो ये सारी चीज़ें 1991 के आसपास शुरू होती हैं। तो इन्हीं का परिणाम था वैश्वीकरण, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण की नीति के परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है निजीकरण और उदारीकरण का ही एक मतलब परिणाम है, उसी का मतलब ये प्रतिरूप है, उसी का प्रतिफल है। तो अब हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैश्वीकरण के जो अंग होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि वैश्वीकरण के जो अंग यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या होता है, वैश्वीकरण के अंग क्या है। तो देखिए वैश्वीकरण के अंग में हम इन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे व्यवसाय और व्यापार संबंधी जो अवरोध है उसको कम करना, पूंजी का जो निर्बाध प्रवाह है उसको कम करना, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह है उसको कम करना, श्रम का निर्बाध प्रवाह है जो होगा वो निर्बाध प्रवाह होगा, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता को मतलब कायम रखना, जारी रखना, ये सारे चीज़ें जो है वैश्वीकरण के अंग के रूप में हमें मिलती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और इसको हम लोग और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 इसके अंग हैं, और ये पहला अंग जो है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी मतलब जब हम वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाए हैं तो इसमें ये चीज़ निश्चित रूप से शामिल होनी चाहिए कि हम ये जो संबंधित जो देश है, एक देश दूसरे देश के बीच से आसानी से कर सके, व्यापार आसानी से कर सके, उनके बीच किसी भी तरह का अवरोध नहीं हो, बेरोक टोक वो आसानी से इसको कर सकें। एक देश की कंपनियां जो है दूसरे देश की कंपनियों में अपना सामान
उत्पादित कर सके और वहाँ पे भेज सके, सेलिंग कर सके, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। फिर पूंजी का निर्बाध प्रवाह। पूंजी का निर्बाध प्रवाह का मतलब होता है कि एक ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेशों में भी निवेश कर सकते हैं। फिर है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हमारे पास कोई तकनीक है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो हम उसका निर्बाध रूप से मतलब बिना बाधा के हम उसको ट्रांसफ़र कर सके और दूसरे देश भी हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर सके। तो इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश के से प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा भी देश हमारे यहाँ से आयात निर्यात कर सकता है। फिर है श्रम का निर्बाध प्रवाह, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर, जो इसमें वही है कि श्रम जो है, श्रम का ट्रांसफ़र हो सके, श्रम एक दूसरे देश के एक देश से दूसरे देश में आसानी से उसका आवाजाही हो सके, आदान प्रदान हो सके। पांचवा जो है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि पूंजी की, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की जो पूंजी है, हमारे यहाँ की जो मान लीजिए मनी है, हमारी जो मुद्रा है, ये जो है अगर ये परिवर्तनशील है तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरे देश में ये वैलिड है, वहाँ भी ये मान्य हो, और दूसरे देश की अगर कोई मुद्रा है वो अपने देश में मान्य हो, तो इसकी ये भी मतलब एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में मतलब वैश्वीकरण का एक इम्पोर्टेंट अवयव है। तो हमने ये देखा कि पूंजी, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच निर्बाध प्रवाह में काफ़ी वृद्धि हुई, परंतु नागरिकों अर्थात श्रम आवागमन अभी उतना सुगम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये विकसित राष्ट्र क्यों इसको मतलब जैसे हमने केवल पूंजी को देख सका, प्रौद्योगिकी को मतलब हम कर पाए हैं, सेवाओं को कर पाए हैं, लेकिन जो श्रम जो है, श्रम का निर्बाध प्रवाह जो हम इसको नहीं कर पाए हैं, इसमें आड़े जो आते हैं वो क्या होते हैं, विकसित राष्ट्र आते हैं। तो हम लोग अगले सेशन में ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये किन किन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आती है, और इसी क्रम में हम इसको जारी रखेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।